दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं मशहूर कवि, कहानीकार और उपन्यासकार जयश्री राय जी। जयश्री राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत के मंच पर। नमस्ते। नमस्ते। तो कैसी हैं, पहले ये बताइए आप। जी बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं। हाँ, नहीं, मैं तो ठीक हूँ और आप काफी बिजी चल रही थी पिछले दिनों। मैं एक बार और पहले बात कर चुका था आपसे। तो दोस्तों, मैं जरा जयश्री राय जी के बारे में जितना जानकारी मेरे पास उपलब्ध है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, फिर बाकी तो हम लोग बातचीत करेंगे ही। जयश्री राय जी, जैसे मैंने बताया कि कवि हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं। इन्होंने एमए हिंदी से किया है, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं ये गोवा यूनिवर्सिटी से। इनकी जो किताबें अब तक प्रकाशित हुई हैं वो अनकही, तुम्हें छू जरा, खारा पानी, कायांतर, पुरा के आंसू और पिघला हुआ इंद्रधनुष, गौरतलब कहानियां, मोहे रंग दो लाल, उदास नीले दिन। जिनमें कहानी संग्रह जो है वो औरत जो नदी है, साथ चलते हुए, इकबाल और दर्जिया। ये उपन्यास है सर। अच्छा, ये उपन्यास है। जी जी। तुम्हारे लिए एक कविता संग्रह है ये, तुम्हारे लिए। जी जी। संपादन इन्होंने किया है हम हैं इश्क मस्ताना, ये काफी चर्चित रही है। ये प्रेम कहानियों का संग्रह है, इस पर भी बातचीत करेंगे हम। जी सर। हाँ, एक इनकी किताब है अगिन स्नान, ये भी प्रेम कहानियों का संकलन है। और एक और किताब है एक दस्तक, स्त्री प्रतिरोध की कहानियां। ये तीनों टॉपिक, इस पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे इसके बारे में। इनकी रचनाएं जो हैं वो आकाशवाणी से नियमित प्रसारित होती रही हैं। इनको सम्मान मिला है, युवा कथा सम्मान सोनभद्र 2012 में, स्पंदन कृति सम्मान 2017 में, स्पंदन सोशल क्रिएटिव अवार्ड 2018 में, शिक्षाविद पृथ्वी भान श्रेष्ठ कथा संग्रह सम्मान इनको 2019 में, दिनकर साहित्य सम्मान जयते फाउंडेशन 2017 में, सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड 2020 में। और इन्होंने कुछ साल तक अध्यापन किया और उसके बाद से आजकल ये पूरी तरह से स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। तो मैं अब जरा हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं कि जैसे कि आपने हिंदी से एमए किया, तो हिंदी साहित्य के बारे में काफी आपने पढ़ा होगा। ये लेखन का सिलसिला जो है वो एमए करने से पहले से था या एमए करने के दौरान या उसके बाद आपके मन में मतलब लेखन का जो आया? जी सर, एमए से मेरे लेखन का कोई संबंध नहीं है। मैं बचपन से लिखती रही हूँ और ये तो अपने आप अंदर एक जन्मजात चीज होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो एमए बीए कर लेता है या साहित्य पढ़ लेता है वो साहित्यकार बन जाता है। एक अभिरुचि जरूर, रुझान एक बनती है, संस्कार मिलता है। लेकिन मुझे तब याद भी नहीं कि मैं कब से लिख रही हूँ, बचपन से लिख रही हूँ जी। पहले आपने कविताएं लिखी, जैसे मुझे ऐसा अंदाजा सा लग रहा है पहले आपने कविताएं लिखी होंगी, क्योंकि एक कविता संग्रह आपका है, बाकी तो कहानी संग्रह और उपन्यास आपके आ गए हैं। तो ये कविताएं लिखना पहले आपने शुरू किया? जी, ये कहना भी कठिन है सर। इतने बचपन से लिख रही हूँ कि अब याद है पहला क्या लिखा था। कुछ तुकबंदियां की होगी, कभी कोई शब्द जोड़े होंगे, अब उनको कविता कहें या कहानी कहें अब तो मुझे खुद भी पता नहीं। लेकिन हाँ, शुरू में कुछ स्कूल की कविताएं, स्कूल की कॉपियों में जो कविताएं लिखती थी, तो बाद में ऐसा हुआ कि घर वालों को लगा कि ये जो लिखकर, मेरी छोटी बहन खासकर, उसने मेरी जो कहानियां जो कुछ भी लिखकर मैं इधर उधर फेंक देती थी, बहुत लापरवाह थी, तो मेरी बहनें उन्हें इकट्ठा करके रखती थी और उसका हस्तलेख बहुत अच्छा था, तो वो लिखकर बहुत अच्छा फेयर करके उन्हें कभी पत्रिकाओं में भेज देती थी।
तो उसने ही जो कविताएं या कहानियां जो भी इकट्ठा कर रखी थी, तो घर वालों ने उससे एक पहले कविता संग्रह मेरा छपवा लिया। उन्हें लगा कहीं से शुरुआत तो हो, तो इस तरह से कविता संग्रह पहले आ गया। लेकिन लिखती मैं दोनों थी, गद्य और पद्य दोनों। अच्छा, गद्य और पद्य दोनों आप लिखते? जी जी जी। ये जो जैसे कि आपका उपन्यास मैं देख रहा था, एक उपन्यास जो है वो दर्जा है ना, ये आपका उपन्यास है? जी। अच्छा, तो और इसके अलावा जो बाकी हैं वो 3 जो आपके कहानी संग्रह हैं? नहीं सर, मेरे कहानी संग्रह असल में 10 हैं, और अभी परसों एक नया संग्रह छपकर आया है, और 4 उपन्यास हैं और 3 संपादित किताब है और एक कविता संग्रह है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे पास जानकारी 10 की नहीं थी, मेरे पास कम की एक तो परसों ही छपकर आई है, तो 9 की रही होगी परीक्षा में, देखिए 9 की 10 किताबें हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो औरत जो नदी है साथ चलते हुए, ये उपन्यास है सर। उपन्यास है, इकबाल भी आपका उपन्यास है ना? जी जी जी। ये जो आपने ये जो संपादन किया है, हमन है इश्क मस्ताना जी, ये प्रेम कहानियों का संग्रह है। तो जरा थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ और हमारे मित्र भी जानना चाहते होंगे, इसमें क्या पूरे हिंदी साहित्य में जो प्रेम कहानियां लिखी गई उनका संकलन आपने किया है, या मतलब हिंदी से बाहर के भी लेखकों के प्रेम कहानियों का संग्रह है इसमें? नहीं सर, इसमें हिंदी कहानियों में जो प्रेम कहानियां लिखी गई, और वो भी तो इतनी विपुल मात्रा में लिखी गई, सबको समेटना तो संभव नहीं था। तो अपनी नजर से जो गुजरी और जो मुझे अच्छी लगी, और एक प्रतिनिधि के तौर पर कि ये कहानियां हमारे हिंदी समाज में जिस तरह की कहानियां लिखी जा रही है उसका एक संकेत दे, उसका एक हमें अनुमान दे, उस हिसाब से मैंने कुछ कहानियां चुनी थी। हालांकि बहुत कहानी है, और इन पर अगर संग्रह बनाया जाए तो पता नहीं कितने संग्रह बनाए जा सकते हैं, तो मैंने कुछ चुनी थी। वैसे दो किताबों का जो मैंने संपादन किया वो प्रेम कहानी का, और एक है जिसमें स्त्री प्रतिरोध की। जी जी। तो ये जो थोड़ा बताइए कि इन 2 किताबें जो आपकी प्रेम कहानियों का संग्रह है, मोटा मोटी आप थोड़ा बताइए कि इसमें किन किन रचनाकारों को आपने शामिल किया? सारा मत बताइए, लेकिन फिर भी 2-4 हिंट मुझे दीजिए कि जी। असल में जो वर्तमान में इतने सारे लोग, इतने युवा लेखक लिख रहे हैं, इतना बढ़िया लिख रहे हैं, और कुछ तो मेरे बहुत पसंद के हैं, तो इनमें से चुनना बहुत कठिन था मेरे लिए, और मित्र सभी हैं, तो एक शुरुआत कहीं से तो होना था, कुछ तो लेना था। तो मैंने जो 11 लेखक पहले लिए, उसके बाद दूसरे संग्रह में 10 और लिए। तो इनमें जो मेरे बहुत फेवरेट लेखक हैं, जैसे सोनी पांडे जी हैं, बहुत बढ़िया लिखती हैं। प्रियंका ओम है, जो नई आई है लेकिन बेहतर लिख रही हैं। दिव्या विजय हैं, फिर हमारी विजयश्री तनवीर हैं, और योगिता यादव हैं, फिर प्रज्ञा पांडे जी हैं, और इतने सारे नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। तो 20 जो आज जो प्रतिनिधि लेखक हैं, जो युवा वर्ग के, उनकी कहानियां आई इनमें। और जो पहला प्रेम संग्रह था उसमें तो काफी वरिष्ठ लेखकों के हैं, प्रियंवत जी के है, और किरण सिंह जी हैं उसमें, और हमारे भालचंद जोशी जी हैं, सारे वरिष्ठ लेखक भी हैं पहले संग्रह में। और दूसरे में जो है, जो बहुत आजकल जो लिख रहे हैं उनकी कहानियां हैं। संकलन करने के दौरान, और चूंकि रचनाकार भी हैं आप, जी, ये जरा आपने जो महसूस किया होगा, और वो जरा मैं जानना भी चाहता हूँ कि प्रेम कहानियों का स्वरूप जो है वो पहले की तुलना में आज किस स्थिति में है? जी, सबसे पहले तो मैं एक पाठक ही हूँ, और बहुत पढ़ती रही हूँ। पढ़ा ज्यादा है, लिखा तो बहुत कम है उस तुलना में। तो जब पढ़ती हूँ तो कुछ फर्क ये नजर आता है, एक नजरिया का जो है
आज के लेखक जो हैं उनकी जो एक उनमें जो एक चेतना का एक परिवर्तित चेतना है, एक अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हैं और उनमें एक संघर्ष करने का, जूझने का, प्रश्न उठाने का एक ज्यादा उनमें प्रवृत्ति है। और प्रेम मेरे ख्याल से प्रेम को तो डिफाइन करना, परिभाषित करना कठिन है और प्रेम ऐसा भी नहीं है कि ये किसी नारी के तहत या किसी विमर्श के तहत हम प्रेम को समझे। प्रेम अपने आप में मुक्त है और इसमें विभिन्न रंग मुझे देखने को मिले। कहीं पर प्रेम में मैंने देखा कि जो प्रेमी है, जो प्रेम कर रहा है, वह कभी प्रेम को अपने स्वाभिमान से ऊपर उसको स्वीकार नहीं करता है। कोई है जो प्रेम में सब कुछ खो देना चाहता है। तो प्रेम के विभिन्न रंग हैं। तो मुझे लगा, लेकिन एक बात जो है मैं ये समझती हूँ कि हम जीवन से साहित्य है, साहित्य किताबों से जीवन नहीं। तो किताबें तय नहीं करती कि हमारा जीवन कैसा हो, हम कैसे प्रेम करें, हमारी नैतिकता क्या हो, ये किताबें तय नहीं करती, बल्कि किताबों की जिंदगी से किताबें बनती हैं। तो किसी का कहना भी था, मेरी एक कहानी है अगिन स्नान संकलन में, मेरी भी एक कहानी है जिसमें मैंने प्रेम का एक बहुत उदात्त रूप दिखाया था कि जिसमें पाना कुछ नहीं होता है, बस देना ही होता है और इसमें हार जीत का प्रश्न नहीं होता है कि हार कर जीतना प्रेम में होता है। तो इस पर कुछ लोगों ने प्रश्न उठाए थे कि आज की लड़की 20वीं सदी 21वीं सदी की लड़की औरत क्या इस तरह से प्रेम करेगी? क्या वो अपना सर्वस्व देना चाहेगी? क्या वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होगी? उसने क्यों प्रेम पर ठोकर नहीं लगा दिया? क्यों उसने अपनी तो तब मुझे लगा कि प्रेम इस तरह से नहीं होता है, विमर्श के तहत नहीं होता है कि आज 21वीं सदी में ये स्त्री विमर्श चल रहा है, आज की स्त्री आजाद है, इसलिए आज की एक औरत, यहाँ की गांव की जो कथा नायिका है, वह गांव की अनपढ़ स्त्री है, वो इस तरह से प्रेम करेगी जिस तरह से किताबों में लिखी गई विमर्श। प्रेम तो अपने आप में होता है और इसके अनेक रंग है, मैं इनकार नहीं करती, सबके अपने अपने विचार हैं। कोई प्रेम इस तरह से करता है, कोई उस तरह से करता है, सबके अपना संस्कार है, नजरिया है, शिक्षा है, प्रकृति है, प्रवृत्ति है। तो इनको आप इस तरह से तय नहीं कर सकते। लेकिन रचनाओं में तो जो समाज में जो स्थिति होती है, समाज की जो स्थिति होती है, मान लीजिए प्रेम के विषय पर हम बात कर रहे हैं जब, तो समाज में जो प्रेम की स्थिति है दिन पर दिन बदलती जा रही है। पहले के जमाने में और आज के जमाने में फर्क है, क्योंकि बाजार भी इसमें बीच में आ गया है, ग्लैमर भी बीच में आ गया है। जी। सपने और कैरियर का पूरा मकसद बदल गया है, मतलब एक कैनवस बदल गया है। तो जिस तरह से प्रेम की मौजूदगी आज समाज में या जो रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ते हैं, क्या आज की कहानियां इनको समेट पा रही हैं? जी, जैसे कि मैंने कहा, मैंने कई रंग देखे प्रेम के और कहा ना कि कुछ में ऐसा है कि प्रेम को अब लोग सब कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाने के लिए, अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए, हर तरह से त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक चेतना है, एक पढ़ी लिखी स्त्री या आज के जमाने का जो है आज का जो विमर्श है, जिस तरह के लोग सोच रहे हैं, उसके तहत ये दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि आम लोग जो हैं, एक गांव-गंज दूर दराज बैठी एक औरत प्रेम इस तरह से नहीं करती है जिस तरह से किताब में कही जाएगी, या जिस तरह का विमर्श चल रहा है, या गोष्ठियों में जिस तरह का प्रेम किया जाना तय हो रहा है। ये एक बहुत ही निजी मामला है, मन की बात। कोई ऐसा होता है, कोई नहीं होता है। आप एक चीज सब पर लागू नहीं कर सकते। लेकिन ग्रामीण महिलाएं भी तो प्यार करती हैं और प्यार के लिए वो करती है। आज वो काफी मजबूत कदम भी उठाती हैं। अगर उनका पति उनको पीट रहा है या नहीं, उनको मतलब जो पूरा उनको इज्जत जिस तरह से मिलनी चाहिए नहीं दे रहा है, तो पति को भी छोड़ के जा रही हैं और वो अपनी इच्छा अनुसार जिसके साथ वो रहना चाहती हैं वो लेने की हिम्मत वो दिखा रही हैं। तो एक तो प्रेम की स्थिति वहां पर है। शहरों में जो स्थिति है वो डिफरेंट टाइप की है थोड़ी।
शहरों में या महानगरों में तो और भी डिफरेंट टाइप की है। अब तो प्रेम का जहां तक मैं समझता हूँ कि जब वो नए नए चीजें डेवलप होके आ गई कि लिव इन रिलेशंस हो गए और वन नाइट स्टैंड हो गया, वन वीक स्टैंड हो गया, प्रेम का ये भी एक उन्होंने मतलब इसको भी प्रेम कहने लगे लोग, जो कि प्रेम नहीं है दरअसल। तो प्रेम का जो एक्चुअली जो उदात्त मतलब जो होता है, मतलब जो एक आवेग होता है प्रेम में, जिसे डूब जाता है इंसान, और प्रेम में जैसे आपने बताया कि प्रेम में एक तो होता है कि हमें पाने की जरूरत नहीं, हमें देने की जरूरत है, हम खो सकते हैं लेकिन प्रेम हम करेंगे ही करेंगे। तो ये बड़े मतलब आजकल हॉटपॉट सा हो गया है। इसमें से कहानियों की स्थिति मैं जरा जानना चाह रहा, क्योंकि आपने प्रेम कथा, प्रेम कहानियों का संकलन पे काम किया है, तो आपने तो काफी कहानियां पढ़ी होंगी, उसमें काफी चीजों को देखा होगा, तो उस पर थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था। देखिए सर, जैसे मैंने कहा कि ये भारतीय समाज इतना विशाल है, इसके इतने पक्ष है, इतने स्तर हैं, अलग अलग वर्ग हैं, और कोई एक सच पूरे समाज का सच नहीं हो सकता है। जो मेरे लिए सच है, मैं गोवा में रहती हूँ, मैं एक बिल्कुल अलग परिवेश में रहती हूँ, और यहाँ बैठकर मैं बिहार के सुदूर गांव की एक स्त्री किस तरह से प्रेम करेगी, वो तय नहीं कर सकती अपने मापदंडों से। तो जैसा कि आपने कहा, जागरूकता आई है, कुछ लोग हैं, कुछ आजाद हो रहे हैं, एक वर्ग की सच्चाई होगी, बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो अब भी वही। देखिए, मुझे ये अवसर मिला है कि मैं बहुत सारी जगहों में रही, और मैंने विभिन्न वर्ग के लोगों को देखा, धर्म, अंतरजातीय विवाह देखे मैंने। मेरा जो अपना परिवार है वो एक पूरा हिंदुस्तान या बहुत ग्लोबल है। मैं कहूंगी कि मेरी 6 बहनों, हम लोग 6 बहनें हैं, किसी एक की शादी अपनी कम्युनिटी में नहीं हुई, सबकी अंतरजातीय और दूसरे धर्मों तक में शादी हुई। मैं गोवा में रहती हूँ, मेरी एक भाभी जो है गोवन क्रिश्चियन है, एक हिंदू ब्राह्मण पंजाबी है, एक सिख है जीजा जी, एक क्रिश्चियन है। तो मेरी अपनी शादी एक मराठी भाषी से हुई है। तो मैं इतना एक्सपोज हुई हूँ, मैं डिफरेंट कल्चर को देखती हूँ लेवल पर। एक तरफ इतनी आजाद, मेरे अपने परिवार में लड़कियां इतनी आजाद है जो यूरोप में है, उनके पास कोई बंधन नहीं, कोई चीज, उनके पास ये सब विमर्श है ही नहीं, वो तो मुक्त जीवन जी रही है अपनी इच्छा से। लेकिन इसी अपने ही परिवार में मेरी मौसी की बेटियां हैं, वो ब्राह्मण की बेटी थी और उनकी शादी के लिए वो बेटियां बूढ़ी हो गई, एक रिश्ते के इंतजार में कि एक कुलीन ब्राह्मण से शादी करनी है। तो इस समाज की सच्चाइयां कोई एक नहीं है, और उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कोई महानगर में बैठी महिला जो आजाद हो गई है और वो बैठ के ऐसा विमर्श लिख रही है, वो यकीन करना नहीं चाह रही कि एक स्त्री मजबूर हो सकती है, कि वो पति से पिट सकती है, कि उसको देखने वाला को। मैं ये देखती हूँ, आप लोग कहेंगे स्त्री आजाद हो गई है, मैं गोवा में हूँ, मेरे बगल में महाराष्ट्र है, मेरी घर की जो कामवाली है उसने अपनी 12 साल की बेटी की शादी की, उसके गांव में रैंपेंट है, होता है, मैं देख रही हूँ। छोटे छोटे गांव है हमारे आसपास, मैं जितनी आधुनिक जगह में हूँ, मैं उतनी देहात, गांव, कस्बों को देख रही हूँ। कोई एक यथार्थ, कोई एक सच नहीं है। तो हम एक अच्छी जगह बैठकर पढ़ लिख कर, या थोड़ा खुद हम आजाद हो गए, इसलिए हम ये कल्पना करें कि सब कुछ ठीक हो गया है, स्त्री आजाद हो गई है, अब विमर्श का रूप होगा, इससे तय होगा। इसको मैं नहीं मान पाती। हम सच्चाई से आंख मोड़ कर नहीं रह सकते, और सच्चाई इतना एकांगी नहीं है, इसमें इसके बहुत ही रूप है। नहीं, ठीक है, ये बात आपने सही कही है, लेकिन एक्चुअली मेरा मैं तो वही समझना चाह रहा था आपसे जी, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि जो आदमी प्रेम नहीं कर सकता वो क्रांति भी नहीं कर सकता। जी, क्योंकि प्रेम, जब आदमी प्रेम में डूबता है तो व्यक्तिगत नहीं रह जाता है, वो एक्चुअली वो जो है
एक उसका भी पहलू है, किसी जमाने में हुआ करता था, लेकिन वो प्रेम में कुछ कर गुजरना चाहता। अगर प्रेम में कुछ करना गुजरना चाहता तो आज आप देखिए लोग लव जिहाद पर कानून भी लाने लगे हैं, तो जी है ना। और वो दरअसल प्रकारांतर से या इनडायरेक्टली वो प्रेम को ही प्रतिबंधित करना चाहते हैं। तो प्रेम तो एक बड़ी चीज है, और बाजार में हालांकि उसको विकृत किया है, और समाज ने बहुत कहीं कहीं तो स्वीकार करते हैं, लेकिन मोस्टली अभी भी नहीं स्वीकार करते हैं। आपने तो अखबार में आप पढ़ती ही होंगी कि खाप पंचायत वाले लटका देते हैं, फांसी दे देते हैं, है ना। तो ये दोनों रूप मौजूद हैं, और धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर प्रेम पर प्रतिबंध हर जगह हर समय रहा है, और आज भी है, इतना विकसित होने के बाद भी। जी जी चलिए अगला सवाल पूछते हैं, प्रेम करते बहुत बातें हो गई हैं। ये बताइए कि जो स्त्री प्रतिरोध की जो कहानियां हैं, इसमें चूंकि मैंने नहीं पढ़ी है ये कहानियां, मतलब हो सकता है अलग कहीं पढ़ा हो मैंने जी, लेकिन ये मुझे बताइए कि स्त्री प्रतिरोध जबकि कहानियों का संकलन आप कर रही थी, तो स्त्रियों के किस प्रतिरोध के स्वरूप को आप वहां पर मतलब संकलित कर रही थी? जी कोई पर्टिकुलर स्वरूप नहीं था सर। औरत ने किसी भी रूप में प्रतिरोध किया हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, आई ऑब्जेक्ट, ये बात कहने की हिम्मत उठाई हो, कलम से, अपने व्यवहार से। और ये हम सिर्फ किताबों में, कहानियों में नहीं देख रहे हैं, अपने जीवन में, इसके संपादकीय में मैंने लिखा है कि जो औरतें घर में रहती थी, वो घूंघट ओढ़ के भी उन्होंने कहीं ना कहीं प्रतिरोध किया है, चाहे वो कितना भी कमजोर रहा हो। जो आज उसको एक व्यापक प्लेटफॉर्म मिला है, उसको स्वर मिला है, क्योंकि वो पढ़ रही है। एक समाज है जो बहुत आजकल क्या कहते हैं उसको, पॉजिटिव है। तो औरत को मौका मिल रहा है तो उसकी आवाज सुनी जा रही है, लेकिन ये आवाज पहले भी गूंजती रही है। मैंने अपने घर में ऐसी कहानियां सुनी है, मेरी नानी दादियों की कहानियां, जो घूंघट तो ओढ़ के रहती थी, लेकिन उसी में मेरे नाना जो जमींदार हुआ करते थे, तो किसी बात पर, वो प्रसंग मैं नहीं बता पाऊंगी यहाँ पर, लेकिन मेरी नानी बीच गांव जाके उनकी घोड़े की जो लगाम थी वो पकड़ ली थी उसने हाथ से, हालांकि उनका घूंघट उतना ही खींचा हुआ था। तो प्रतिरोध होता रहा है, और अब तो स्त्रियां बहुत कर रही है, बहुत जो पढ़ लिख, एक उसका दिख रहा है असर। तो उनको मैं चाहती थी कि प्रतिरोध के जो विभिन्न स्वर है, विभिन्न रूप है, उनको एक जगह में लाऊं। तो जब कहानियां मैं देखने लगी, इतनी कहानियां, पूरा इतिहास पढ़ती जाऊं, हमारी जो पुरखिने हैं उन्होंने इतना बेहतर लिखा, इतने प्रतिरोध की कहानियां लिखी है, उपन्यास हमारी, जैसे इस्मत चुगताई जी के उपन्यास पढ़े आप, मैं नाम बहुत भूलती हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने इन लोगों को देखा कि इन्होंने इतना बेहतर लिखा है। लेकिन मुझे लेना था अपने जो अभी जो लिख रहे हैं उनसे, मैंने कुछ लेखकों को चुना। और अगर आप ये कहानियां कभी देखेंगे तो आप पाएंगे कि सभी ने कितने खूबसूरत ढंग से, और औरतों का जो विरोध होता है, प्रतिरोध होता है, वो बहुत क्रिएटिव होता है, सर्जनात्मक, उसमें विध्वंस नहीं होता है। स्त्री रचती है, वो सहेजती है, संभालती है, उसकी प्रकृति जो है वो विध्वंस का नहीं होता है। वो कुछ तोड़कर सब कुछ नया नहीं बनाना चाहती है। वो जो पुराना है, जिसमें जो अब प्रासंगिक नहीं है, जरूरी नहीं है, या जो समय सापेक्ष नहीं है, उनको अब वो बात दे रही है। लेकिन सिर्फ कुछ हमारा है सांस्कृतिक समाज का, इसीलिए उसको तोड़ देना है, खत्म कर देना है, ऐसा नहीं है। वो पुराने से चुन रही है, जो सुंदर है, जो समय के साथ चल सकता है, जो प्रासंगिक है, उनको वो अपना रही है, और जो अब जरूरी नहीं है उन्हें वो छोड़ रही है। तो अभी कांचड़ एक कहानी है दिव्या विजय की, उसमें दिखाया गया कि स्त्री ने कितने खूबसूरत ढंग से अपना प्रतिरोध दर्ज किया। उसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई गाली गलौज नहीं बकी, कितने एक रचनात्मक ढंग से उसने अपना प्रतिरोध दर्ज किया। तो स्त्री का जो युद्ध है, जो संघर्ष है, वो युद्ध विध्वंस नहीं है, उसमें उसको कुछ तोड़ना नहीं है, कुछ खत्म नहीं करना है, उसे रचना है। जो पुरानी दुनिया है
जो थोड़ी पुरानी होगी, कुछ चीजें जिसमें जरूरी नहीं है उनको वो फिर नया साफ सुथरा बनाना चाहती है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना चाहती है। और ये स्त्री जो है वो किसी पर शासन नहीं करना चाहती, वो ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, वो अपने पुरुष के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने परिवार के साथ वो अब उसके साथ चलना चाहती है, ना आगे चलना चाहती है ना पीछे चलना चाहती है, उसके साथ चलना चाहती है, उसका साथ देना चाहती है। तो इस बात को समझा जाए, वो अराजक होना नहीं चाहती है, वो श्रृंखल होना नहीं चाहती है। मैं एक बात यहाँ पर कहूंगी कि आज की जो स्त्री विमर्श है, कुछ लोग उसे खारिज कर देते कि ये देह विमर्श है, लेकिन मुझे लगता है इसकी आड़ में वो मानसिकता है, पुरुषवादी जो मानसिकता है कि स्त्री को हर बात में उसके किए को छोटा करने के लिए बस उस पर इल्जाम लगा दीजिए, ये तो देह की आजादी चाहते, ये बात नहीं है। स्त्री जीने की आजादी चाहती है, अपने जीवन में हाँ या ना कहने का अधिकार चाहती है, जो उसका अपना जीवन है उसे वो अपने ढंग से जीना चाहती है। और अगर यकीन किया जाए, उसे उस पर विश्वास किया जाए, उसे जीने का हक दिया जाए, तो स्त्री कभी उच्छृंखल नहीं होगी, वो इस दुनिया को और सुंदर बनाएगी। और मुझे ये मेरा अपना यकीन, एक स्त्री होने के नाते जो मैं महसूस करती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कि लोग कहते हैं ये तो आजाद होना चाहती है। एक डर है इस संस्कृति में जहाँ देह कुछ नहीं है, सब माया है, वहाँ स्त्री सिर्फ एक देह है, देह से आगे कोई उसे देखने के लिए तैयार ही नहीं है। हर बार उन्हें लोग नजर लगा के बैठे, स्त्री क्या मांग रही है, वो देह की आजादी मांग रही है, वो अपने को अपनी मर्जी से जीना चाहती है। खैर इस पर मैं बोलती चली जाऊंगी अगर बोलूं। आप बताइए आगे क्या। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में आया है। आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि स्त्री हमेशा रचना चाहती है और अपने मन मुताबिक चीजों को रचना चाहती है। ये उसकी आजादी अगर उसे मिल जाती है तो दुनिया को सुंदर बना सकती है। लेकिन ये भी तो सच है कि नई चीज तभी रची जाती है जब पुरानी चीज तोड़ी जाती है, बंदिशें तोड़ी जाएंगी, जो लक्ष्मण रेखाएं मिटाई जाएंगी, तभी तो वो कुछ नया रच पाएगी, नहीं तो फिर वो नया कैसे रच पाएगी। जी, ये तोड़ना विध्वंस हो ऐसा नहीं हो, जैसे युद्ध में होता है कि सब दल के तोड़ के आप खत्म कर दें, उस तरह का तोड़ना नहीं है। मैंने कहा ना, चुनना है, जो प्रासंगिक नहीं है, जो अब सही नहीं है, समय सापेक्ष नहीं है, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, उनको हम त्याग दें। हम चुनना सीखें कि हमारे लिए बेहतर क्या है। सिर्फ पुराना है इसलिए बुरा है ये भी नहीं है, अच्छा है इसलिए सही है ये भी नहीं है। एक विवेक से हमें खुद चुनना है इस दुनिया में कि जीवन के लिए क्या जरूरी है, समाज के लिए, सबके मंगल के लिए क्या जरूरी है। और इसमें कोई झगड़े की बातें नहीं है, सब मिलजुल कर प्रेम से, विवेक से एक होकर इस दुनिया को रचे। इसमें कोई प्रतिपक्ष है ही नहीं हमारे लिए। नहीं, लेकिन जैसे मान लीजिए स्त्री को, जैसे आपने कहा पुरुषवादी समाज, तो पुरुषवादी समाज ने स्त्री की मानसिकता को भी तो कैप्चर कर लिया ना एक तरह से, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, गहनों के नाम पर, सौंदर्य के नाम पर, आज्ञाकारिता के नाम पर, परिवार की इज्जत के नाम पर, है ना। जी जी। तो स्त्री के सामने तो ये संकट है ना, चुनौती भी है कि अगर ये इनसे नहीं लड़ेगी तो फिर कैसे, मतलब धार्मिक जो पाखंड है या धार्मिक जो कर्मकांड है, अगर स्त्री उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी, उसके विरुद्ध नहीं लड़ेगी, तो फिर उसकी आजादी कैसे हो पाएगी, कैसे मिल पाएगी। बिल्कुल सर, वही तो कह रही हूँ, ये लड़ाई है। लेकिन देखिए, स्त्रियों की लड़ाई, धर्म युद्ध एक बार हुआ था, महाभारत एक बार हुआ था, जहां अपनों के विरुद्ध लड़ना पड़ा था। लेकिन एक स्त्री को तो हर दिन, हर रोज अपनों के विरुद्ध लड़ना पड़ता है। उसके जीवन में रोज एक महाभारत घटता है, और उसकी लड़ाई इसलिए आसान नहीं है कि उसे लड़ना किससे है, अपनों से लड़ना है, अपने बेटे से, अपने भाई से, अपने पिता से, उसकी लड़ाई इतनी आसान नहीं है। तो इस लड़ाई में वो तलवार नहीं उठा सकती है, उसे रचनात्मक ही होना पड़ेगा, वो प्रेम से ही लड़ पाएगी,
जी बातों की तलवार तो उठा ही सकती है। जी बिल्कुल, वही तो उठा रही है। शब्द है, उसकी कलम है, उसका प्रतिरोध का ढंग है। आप समझ रही हैं मेरी बात को? एक तलवार उठती है गर्दन काटने के लिए, क्या हम वो तलवार उठाएं? हम किसका गर्दन काटे? अपने भाई पिता नहीं। और इससे हासिल क्या होगा? अंत में युद्ध का हासिल क्या होता है? सिर्फ तबाही। हमें तो दुनिया रचनी है, हमें तबाह नहीं करना है। तो आपके हमारी अंदर लड़ाई हम जब तक जी आपके अंदर एक जी संवेदनशील लेखिका है, इसलिए आपकी बात जो है वो उसी हिसाब से है। बिल्कुल सही आप बात आप कर रही हैं। अच्छा ये बताइए कि अब इससे भी थोड़ा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ये तो आपने महसूस किया होगा जैसे कि जैसे आप गोवा में रह रही हैं, तो गोवा का समाज भी काफी बदला है पहले से, है ना? और जैसे आप पूरे देश में का वातावरण बदला है, देश में नए नए सवाल आ रहे हैं, नई नई चीजें सामने आ रही हैं जो पहले कभी नहीं आई थी, और वो चुनौतियों के रूप में आने लगी हैं अब। तो क्या आज जो कहानियां लिखी जा रही हैं, जो आज के रचनाकार हैं, जो कहानीकार हैं, इन सारी चीजों को पकड़ पा रहे हैं? क्यों नहीं सर, बिल्कुल। मैं जो कहानियां पढ़ती हूँ, जितना मैं पढ़ पाती हूँ, जितना मैं देख पा रही हूँ, उसमें तो दिखता है जो समय का बदलाव है, एक धमक है, एक समय से मुठभेड़ करता हुआ, प्रश्न उठाता हुआ, बदलाव के लिए छटपटाहट एक है कहानियों में। कितनी सारी कहानियां हैं, मैं सबका नाम लेके आपको यहाँ बता नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर प्रवृत्ति की बात करूं तो ये तो बहुत स्पष्ट दिखता है कि आज का जो वक्त है, जो स्त्री चेतना है, जो संघर्ष है, जो समाज में बदलाव है, जो सांस्कृतिक, एक धार्मिक, हर तरह से जो एक पूरा संक्रमण काल है, समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, उनकी धमक तो कहानियों में है, दिखता है कि सभी अपनी तरह से विषय उठा रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं आशान्वित हूँ। देखिए, अगर 100 कहानियां लिखी जाती हैं तो उसमें हो सकता है कि 80 कहानियां सही ना हो, लेकिन 20 कहानियां जरूर अच्छी उसमें निकलती है। तो मैं तो पॉजिटिव देखने की आदी हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कौन अच्छा लिख रहा है। सब मैं नहीं पढ़ सकती, सबका मैं जज नहीं कर सकती, लेकिन अपने हिसाब से जितनी मेरी समझ है, मुझे लगता है कि हमारे समय के जो लेखक हैं, वो अपने दायित्व के प्रति जागरूक हैं और अपनी तरह से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, समय के साथ लड़ रहे हैं और कुछ अच्छे बदलाव के लिए कोशिश जरूर कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे गोवा में आप रहती हैं, तो गोवा में साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की क्या स्थिति है? सर, गोवा में यहाँ की जो लोकल भाषा है वो मराठी और कोंकणी है, और अंग्रेजी साथ में है, क्योंकि जो ईसाई पॉपुलेशन है वो अंग्रेजी में बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मराठी साहित्य की परंपरा है वो बहुत ही समृद्ध है। मराठी नाटक, साहित्य आप जानते होंगे। इसके साथ जो गोवन लोग हैं वो लोग बहुत सांस्कृतिक लोग होते हैं, और दूर से मैं नहीं जानती गोवा के बारे में क्या छवि बनती है। गोवा के लोग मुझे इतना अच्छा लगता है, और कई बार तो मुझे लगता है ये सुदूर गोवा में जो पोर्चुगीज राज में थे, शेष भारत से कटे हुए थे, चूंकि एक अलग शासन के अंतर्गत ये लोग थे, तो यहाँ के जो भारतीय लोग हैं वो कुछ ज्यादा ही अपने संस्कार से और संस्कृति से लगाव रखते हैं, क्योंकि उन्हें अपने को प्रिजर्व करना था एक विदेशी शासन में। तो जो कोंकणी बोलने वाले लोग हैं, इनकी कविता, कहानी, इनका नाट्य, इनके थिएटर, गली गली में, गांव गांव में नाटक होते हैं, लोग लिखते हैं, कविता लिखते हैं, गीत गाते हैं, तो बहुत ही सांस्कृतिक लोग हैं। लेकिन यही बात है कि मैं तो हिंदी में लिखती हूँ, इसलिए मैं गोवा में रह के भी थोड़ी आउटसाइडर फील करती हूँ। और दूसरी बात मैं बताऊं, मेरे पति जो है वो चित्रकार हैं, और यहाँ के आर्ट कॉलेज के जितने चित्रकार हैं उनसे हमारे संबंध है। फिर वो बहुत बड़ी संस्था के, सांस्कृतिक साहित्यिक संस्था के चेयरमैन हैं। तो हमारे घर में साहित्यकारों का और लेखक, गायक, इनका आना जाना बना रहता है, इनके कार्यक्रम होते रहते हैं। तो मैं तो हर तरफ से घिरी हुई हूँ बहुत ही क्रिएटिव लोगों से,
आर्टिस्टिक लोगों से, और पूरा माहौल ही ऐसा है। तो बहुत ही सुंदर माहौल है यहाँ पर साहित्य। और अब तो हम लोग हिंदी के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। जब से मैं थोड़ा बहुत मदद करती हूँ कुछ संस्थाओं को, तो हमने बाहर बहुत सारे साहित्यकारों को यहाँ पर बुलाया, बहुत तरह के कार्यक्रम किए, संगोष्ठियाँ, सेमिनार। तो मैं तो बहुत उत्साहित हूँ सब कुछ को लेकर। अच्छा, ये जैसे जब कोई रचनाकार रचना करने लगता है जी, है ना, तो उसके सामने एक सबसे पहला सवाल ये आता है कि वो रचनाएं क्यों कर रहा है, जी, वो क्यों लिख रहा है। मतलब एक ये बेसिक सवाल है जी। मैं भी जैसे लिखता हूं तो मेरे दिमाग में ये बात आती है बार बार कि मैं क्यों लिख रहा हूं, मतलब मेरे लिखने का क्या मकसद है, क्या उससे फायदा होगा। जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप के लिखने के पीछे क्या मकसद है? जी, कोई तैयार जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप सब यहाँ लिखने पढ़ने वाले हैं और समझते होंगे एक क्रिएटिव एंजाइटी होती है, एक कुछ रचने की, कुछ कहने की। और जो लेखक होते हैं वो संवेदनशील होते हैं दूसरों की तुलना में। तो हमारे आसपास जो घटता है, बचपन से जो देखती आई हूँ, जिस तरह का समाज, विभिन्न समाजों में स्त्रियों की अवस्था देखी है, मैंने अन्याय देखा है, अपराध देखे हैं, और ये सब देखते हुए कहीं मन में बहुत विषाद होता था, बहुत तनाव में आ जाती थी। और अब भी यही होता है। आज आप टीवी खोलकर बैठिए तो देखिए आपको कैसा लगता है, एक दुनिया में आग लगी हुई है चारों तरफ, क्या कुछ घट रहा है। तब उसमें लगता है लोगों के अपने हथियार होते हैं, कोई लाठी लेकर निकल जाता है, कोई युद्ध करता है, कोई कुछ करता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम जैसे लोग, हमारे पास बस एक कलम है और हमारी ढेर सी संवेदनाएं हैं। तो हम अपनी बात जिस तरह की दुनिया में देखना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में हो, जिस तरह के लोग हों, माहौल हो, एक सपना देखती हूँ, उम्मीद करती हूँ। जो गलत होता है उसके अगेंस्ट में आई ऑब्जेक्ट कहना चाहती हूँ। तो ये सब मेरी कलम के जरिए ही हो सकता है। मैं लिख सकती हूँ, मैं और क्या कर सकती हूँ। तो अपने दायित्वों को पूरा कर, अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवार, बच्चों को संभाल कर, अपना जो छोटा जितना समय बचता है उसमें मैं अपनी मैं जो कर सकती अपने लेवल पर मैं ये करती हूँ कि जिस तरह की दुनिया में देखना चाहती हूँ, जो बेहतरी मैं चाहती हूँ, उनके लिए मैं लिखती हूँ। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही कि आप जिस तरह की दुनिया देखना चाहती हैं, मतलब तो जरा थोड़ा बताइए हमारे दोस्तों को भी और मुझे भी कि ये किस तरह की दुनिया आप चाहती हैं देखना। जी, एक ऐसी दुनिया जिसमें सबसे मेरे लिए जरूरी है कि एक मनुष्य को मनुष्य होने का सम्मान मिले। उसका सबसे बड़ा परिचय उसका मनुष्य होना। हम कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ऊंची जाति का है, कोई अफसर है, कुछ है, इन सब के बीच में मनुष्य की दुर्दशा को देखती हूँ। मनुष्य को कोई मनुष्य की नजर से नहीं देखता है, ना उसे पहचानना चाहता है, उसके कपड़ों से पहचानता है, उसके एजुकेशन से, उसकी भाषा से, उसके ठाट बाट से, लेकिन उसके मन से, उसके चरित्र से, उसके गुणों से उसे लोग नहीं देखते। और मैंने एक ऐसा समाज देखा है जहाँ छोटे छोटे बच्चे, ये भीख मांगने वाले बच्चे, ये कूड़ा बीनने वाले बच्चे, जो रैग्स ये करते हैं, कचरा बीनने वाले बच्चे, इनको मैंने पीटते हुए देखा है। जैसे समाज में किसी का कोई अधिकार नहीं है जीने का। I mean, जिसके पास धन नहीं है, सम्मान नहीं है, या वो छोटी जाति का है, वो कुछ, इन सब बातों की वजह से एक मनुष्य किस तरह से पीसता है। एक औरत की हालत, एक औरत होके मैंने देखा है कि वो किस अपमान में जीती है। देखिए, सिर्फ थोड़ा एजुकेशन मिल जाए या वो कहीं सज धज के बैठी हो या सोशल मीडिया पर आ जाने से ही उसको सारे अधिकार नहीं मिल जाते। जो बेसिक मूलभूत अधिकार है, मनुष्य होने का अधिकार, अपने जीवन में हाँ और ना कहने का अधिकार,
सम्मान के साथ अपना निर्णय लेने का अधिकार, साथ चलने का अधिकार, ये कितनी बातें हैं, मैं क्या बताऊं आपको। तो इन सारी चीजों को देखकर मैं बहुत बेहबल होती रही। मैं सच कहूं, मैंने बच्चियों को देखा है जो बॉडी ट्रैफिकिंग में फंस जाती है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में, ऐसे बच्चियों को मैंने देखा है। मैंने स्त्रियों को रात दिन पीटते देखा है, अपमान में जीता उसको स्त्री होने का। मैं अभी एक उपन्यास पढ़ रही थी, सुवर्णलता, ये बांग्ला उपन्यास है। बहुत ही प्रिय लेखिका है मेरी, आशापूर्णा देवी। उनका छोटी छोटी बातें उनमें देखी, हम अपने आसपास देखते हैं, कुछ नहीं बदला है सर। ऊपरी स्तर पर औरतें जीन्स पहनने लगी है, या हो सकता है कोई सिगरेट पीने लगी हो, या अंग्रेजी बोलने लगी हो, या बाइक पे बैठने लगी हो, इससे कुछ नहीं होता है। आज भी उसका जीवन उसके अपने हाथ में नहीं है, उसका निर्णय कोई और लेता है। वो आसमान में जितना भी उड़े, वो पतंग कितने भी ऊपर जाए, उसकी डोर किसी और के हाथ में है। आज भी उसका शरीर उसका अपना नहीं है। अपनी मर्जी से एक बार जीने से वो कलंकित हो जाती है, लेकिन दूसरों की आज्ञा से 5-5 पतियों को ढोने पर वह विवश होती है, और तब उसे एक अच्छी स्त्री कहा जाता है। ये जो ढोंग है, विडंबना है, दिखावा है, दोहराव है, डबल स्टैंडर्ड है, ये सारी बातें मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाती है। और इसलिए मैं लिखना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती मैं कितना सफल होंगी, मैं क्या कर पाऊंगी, मैं दुनिया नहीं बदल पाऊंगी, लेकिन अपने हिस्से की लड़ाई मैं लड़कर जाऊंगी। तो अगर मैं लिखती हूँ तो उसके पीछे यही है कि ना मुझे नाम चाहिए, ना मुझे इनाम चाहिए, ना पुरस्कार का लोभ है, लेकिन मैंने जिस तरह की दुनिया देखी है, मैं उस दुनिया को बदलना चाहती हूँ। मैं एक बेहतर दुनिया देखना चाहती हूँ, और इसलिए मैं लिखती हूँ। इस लिखने से मुझे कुछ नहीं मिलता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नेगेटिव है, वो रात दिन आपको हतोत्साह करते हैं, आपको अपमानित करते हैं, आपको बदनाम करते हैं। क्या मिलता है? आर्थिक रूप से कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ बदनामी। एक औरत इतनी मुश्किल से घर से निकलती है बाहर, जब लिखती है तो बाहर जो विमर्श चलाती है, वो औरतें जो झंडा लेके चलती है, वही आपको घेर के आपको अपमानित करती है। ये दोगलापन है। स्त्री किस किस लेवल पर लड़े, स्त्रियां भी उनके साथ नहीं होती है। सालों से ये सब मैंने सहा है, 10 साल से। 2 बच्चों की माँ हूँ, एक उम्रदा औरत हूँ, एक टीचर हूँ, लेकिन सिर्फ एक कहानी लिखने के लिए ये मेरा अपराध है। मुझे किस तरह से अपमानित या लांछित किया गया ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इन सब से मैं डरूंगी नहीं, ना झुकूंगी, मैं लिखूंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य पुरस्कार नहीं है, कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है। मैं एक बेहतर दुनिया के लिए, और एक बेहतर दुनिया अपने बच्चों के लिए बनाने के लिए मैं लिखूंगी, और यही मेरा उद्देश्य है। माफ कीजिएगा, मैं भावुक हो गई, क्योंकि ये मेरे बहुत मन का विषय है। नहीं, आपने मुझे निःशब्द भी कर दिया है। मैं समझ सकता हूँ आप की भावुकता को, और आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक चीज जो है वो मैं कहना चाहता हूँ, और उस पर अपनी राय थोड़ा दीजिएगा कि लेखन जो है वो काफी कुछ करता है समाज के लिए, लेकिन सिर्फ लेखन से समाज नहीं बदलता है जी, है ना। तो उसके लिए तो हमें पहचान करनी पड़ेगी ना कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं क्या जो सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्षरत हैं, तमाम पीड़ाएं सह रहे हैं, तमाम संघर्ष सह रहे हैं, और मतलब वो सत्ता का और शासन का को भाजन उनको बनना पड़ रहा है। जी। तो एक लेखक का दायरा जब थोड़ा मतलब वाकई है, उसके अंदर अगर कमिटमेंट होता है, तो वो इन सारी शक्तियों को पहचानता है, और वहां से ऊर्जा लेकर के फिर अपनी रचनाओं को समृद्ध करने की कोशिश करता है। जी, जी। जैसे आपने आशापूर्णा देवी के बारे में कहा, आशापूर्णा देवी की मैंने बहुत सारी रचनाएं पढ़ी हैं, और जी, है ना। तो लेकिन बंगाल में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लोगों ने दी हैं, और उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। जी। अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के और आज तक में देखें तो बहुत कुछ उन्होंने किया है, और समाज है ना। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि
जो सामाजिक बदलाव है इसके लिए भी लेखकों को और खास करके जो आप जैसी लेखिकाएं हैं इनको भी थोड़ा मतलब उस दिशा में भी चिंतित होने की जरूरत है। रचनाओं के साथ साथ या रचनाओं के जरिए वो चीजें सामने आनी चाहिए। जी जी। अच्छा, जब मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हो रही थी तो आपने मुझसे कहा कि आप कोई नया उपन्यास लिख रही थी शायद, या उसमें बिजी थी आपने मुझे जी सर। जी जी। वो उपन्यास आपका तैयार हो गया? जी सर, वो उपन्यास मैंने हाल में ही पूरा किया है और ये इसका विषय जो है ये प्रेजुडिस है, जो पूर्वाग्रह है पूरी दुनिया में, जिसके लिए पूरी दुनिया त्रस्त है और सारी लड़ाइयों का हर विवाद का उसके मूल में ये पूर्वाग्रह ही होता है कि हम जो जिस तरह से इस दुनिया को देखते हैं और गलत समझते हैं, दूसरी भाषा बोलने वाले हमारे लिए गलत है, दूसरे धर्म के लोग गलत हैं, जो हमारी तरह दिखते नहीं है, जो हमारी तरह खाते पीते नहीं है, कपड़े नहीं पहनते, हमारी भाषा नहीं बोलते हैं, वो गलत है। ये पूरी दुनिया में जो लड़ाई है आज यही तो है कि वो ऐसे टोपी क्यों पहनता है, हम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, वो ये क्यों खाता है, हम ये क्यों पहनते हैं। हम सबको एक जैसे बनाना चाहते हैं। ये पूरी दुनिया जिसे ईश्वर ने इतना विविध रंगी बनाया है, इतने रंगों के फूल, इतने तरह के चेहरे, इसकी खूबसूरती इसी में है, लेकिन इंसान इस पूरी दुनिया को अपनी तरह बनाना चाहता है। आप सोचिए अगर मैं और हमारी तरह पूरी दुनिया एक हो जाए, तो मुझे चारों तरफ से जयश्री दिखे, तो ये दुनिया कितनी हम 1 घंटा अपने आईने के सामने भी खड़े रह सकते हैं, अपनी सूरत देख सकते हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को बदल दें। मैं तो हर 15 दिन में अपना बदल देता हूँ। कभी बाल काले कर लेता हूँ, कभी सफेद कर लेता हूँ, क्योंकि अपनी शक्ल कब तक देखे इंसान। तो जरा ये नया उपन्यास जो आप लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जिस्ट बता दीजिए। तो ये बता रही हूँ जी, बिल्कुल। बहुत संक्षेप में देखिए, एक तो मुझे ये हॉलोकॉस्ट जो हुआ था, यहूदियों के प्रति जो अन्याय हुआ था, वो मुझे बहुत हॉन्ट करता है, उसे मैंने बहुत पढ़ा है। इसके साथ मैं देखती हूँ कश्मीरी विस्थापित जो है, दुनिया में और लोग हैं जो वियतनाम के लड़ाई थे। इस उपन्यास को पढ़कर आप देखेंगे, इसमें जैसे मैंने एक पूरी दुनिया को समेटने की कोशिश की जो संभव नहीं है, फिर भी मैंने बहुत कोशिश की दिखाने की कि लोगों ने अपने मन की नफरत, द्वेष, घृणा की वजह से इस दुनिया को कितना बदसूरत बना दिया है। लोग जी नहीं पा रहे, मासूम बच्चे नेजे पर उछाले जाते हैं, सिर्फ जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। ये दुनिया कितनी बदसूरत हो गई और इसे हमने बनाया। और जिस दिन हम मनुष्य चाहेंगे, इस दुनिया के आधे से अधिक समस्याएं खत्म हो जाएगी, ये दुनिया खूबसूरत हो जाएगी, बस हम चाहें। लेकिन मनुष्य के अपने अंदर जो दानव है, हमारे डीएनए में जो नफरत है, उसने हमें त्रस्त कर रखा है। हम जेल बनाएंगे, हथियार बनाएंगे, लोगों को फांसी पर चढ़ाएंगे, लेकिन अपने भीतर जो रावण है, उससे हम कहाँ से छुटकारा पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने को मनुष्य बनाएं, अपने अंदर के नफरत को खत्म करें और मनुष्य को मनुष्य की तरह प्यार करना सीखें। इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया में इसी तरह बना सकते हैं। तो मैं बहुत भावुक हूँ सर, और मैं ऐसी दुनिया की कल्पना करती हूँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि आप जो है वो काफी भावुक हो रही हैं बार-बार। लेकिन क्या करूँ, अब एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, फिर आपसे मैं विदा ले लूंगा। तो ये जो नया उपन्यास आपका जो आ रहा है, इसका फलक यानी कि इसका कैनवस तो बहुत बड़ा आपने बताया कि दुनिया में जहाँ जहाँ अन्याय है, जहाँ जहाँ पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, माइग्रेटेड लोग हैं, उनका दुख दर्द आपने इसमें समेटने की कोशिश की है। तो ये कई कहानियां एक साथ चलती हैं कि इसमें कहानी से कहानी निकलती है, एक ही कहानी से कैसे, मतलब इस तरह से जी वो एक क्राफ्ट है। इस तरह से मैंने कोशिश की है कि विभिन्न कहानियों को समेट सकूं और उसको एक कहानी में ला सकूं। इस तरह से मैंने जोड़ा है इस दृश्यों को, लोगों से रिश्ते बनाए हैं। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरा जो परिवार है वो एक पूरी दुनिया है।
विभिन्न धर्म के लोग हैं हमारे परिवार में, जाति के लोग हैं, समाज के लोग हैं, भाषा के लोग हैं। तो उसी तरह इस उपन्यास को मैंने इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे बेहतर कि मैंने कोशिश की है कि हाँ, कई स्तर पर कहानियां चलती रहती है। उसे वो एक तकनीक की बात है कि किस तरह से उसे संभव किया गया। जब आप पढ़ेंगे तो होपफुली आपको ये एक मुकम्मल कहानी लगेगी। अब आपसे हम विदा लेना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में हमेशा ये रहेगी और मुझे हॉन्ट भी करती रहेगी कि आप इतनी भावुक बीच बीच में हो गई, क्योंकि मैं अभी अप्रैल से लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ और आप पहली ऐसी लेखिका हैं जो बहुत टची हो गई अचानक। तो और जी सर, विषय जो ऐसे हैं जो आपको बहुत आपके मन के करीब हों और जिन बातों से सचमुच आपको बहुत तकलीफ पहुंचती हो, और वो बात इसलिए मैं अपने मन की बात अधिकतर नहीं करती कि मैं भावुक हो जाती हूँ। मुझे आज भी मैं रोना या गाना दोनों ही सहज है मुझे। मैं जिस सहजता से गा सकती हूँ, रो भी सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं मनुष्य, मैं पत्थर नहीं बनना चाहती। मैं इंटेलेक्चुअल बन के और शुष्क होके मैं जी नहीं सकती। और अपनी बंगाली भावुकता तो है ही है सर। बीच में आपने एक जिक्र किया था कि आपने कोई कहानी लिखी और लोगों ने मतलब आपकी बहुत आलोचना की, तो वो थोड़ा सा 2 मिनट में बता दीजिए कि वो क्या मतलब वाकया था जो कहानी आपने लिखी। और नहीं, हर कहानी पर सभी के अपने अपने मत होते, उसपे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आलोचना का स्वागत है। उसमें मैंने कहा था कि एक तरह का विचार इस तरह से रखा गया था कि आज की स्त्री हो के वो कैसे ऐसे प्रेम कर सकती है। तो मैंने कहा था कि स्त्री विमर्श के तहत प्रेम नहीं करती है, कि भाई ये आजकल यूनिवर्सिटी में इस तरह के बहस हो रहे हैं, इसलिए मैं इस तरह से घर में वो नहीं पहुंचता है आपकी किताबें। वो जीवन अब भी किताब से नहीं चलती है, जीवन से ही किताबें आती हैं। तो मैंने कहा था कि कोई एक नहीं है कि भाई 21वीं सदी हो गई है तो देश का 140 करोड़ व्यक्ति अब एक ही ढंग से प्रेम करेगा, एक ही ढंग से व्यवहार करेगा। ऐसा नहीं होता, ये जीवन है। जीवन का आप इतना इसमें नहीं बांट सकते। जी, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है सर। मन तो सबके अपने अपने होते हैं और मन पर वो विमर्श और ये कानूनी और किताब और ये सब नहीं चलता है। और इसीलिए अधिकतर कहानी आजकल नारेबाजी और एक एजेंडा के तहत आपको लगेगा कि बनी हुई कहानी है कि आज का चूंकि विमर्श ऐसा है, चूंकि नारा ये है, चूंकि विचारधारा ये है, तो उस हिसाब से कहानी उसके अंदर आपको लिखना है। मेरे जो पात्र हैं वो जीवन से आते हैं और वो जिंदा इंसान होते हैं, वो कठपुतली नहीं है, वो रोबोट नहीं है, वो अपने हिसाब से चलते। कहानीकारों का, कवियों का के कई संगठन हैं, प्रगतिशील लेखक संघ है, जनवादी लेखक संघ है, जन संस्कृति मंच है और भी कई हैं जी। आप इनमें से जुड़ी हैं किसी से? नहीं, मुझे किसी से जुड़ना नहीं है, किसी वाद से नहीं जुड़ना है, किसी चीज से नहीं जुड़ना है। मेरा परिवार पॉलिटिकल है, मैं आपको बता दूं, मेरे पिता हमेशा कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं, मेरे पति पॉलिटिक्स में है, लेकिन मैं कभी किसी पॉलिटिक्स की मेरे लिए सबसे बड़ी मैं मनुष्य हूँ और मनुष्यता, इसी पर मैं यकीन करती हूँ। और इसलिए सभी मेरे मित्र हैं, कोई खेमाबाजी नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। मैं इन बातों को नहीं समझती। जो अच्छा इंसान है वो मेरे लिए अच्छा है। वो आप किसी बात से आ जाइए कुछ, अगर आप बेहतर इंसान नहीं है तो फिर आपका सब ये जो बड़ा बड़ा टैग है आपके ऊपर, ये सब इसका कोई अर्थ नहीं। चलिए जयश्री जी, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा और बीच में तो मैं भूल ही गया था कि मुझे क्या क्या बात करनी थी। आप टची हो रही थी तो नहीं वो मतलब वैसे मैं भी एक रचनाकार हूँ तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आपकी भावुकता ने मुझे भी टच किया ही होगा। फिर भी काफी अच्छी बातचीत हुई है और कुछ सवाल जरूर रह गए होंगे बहुत सारे लोगों के दिमाग में। कुछ लोगों ने कमेंट वगैरह भी किया है तो आप देख लीजिएगा उनको भी, मैं भी उनमें कुछ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि आपने अपना समय निकाल करके मुझे दिया और एक अच्छी बातचीत हुई। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।